हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होता है वो। ठीक है, तो बात करें पिछले वीडियो के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रॉब्लम्स। किस चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम? डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन जो होते थे, जिसमें हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ये चीज़ें आई थी। इन सब पे हमने प्रॉब्लम देखा था। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे कि कैसे होते हैं क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ओवरव्यू दिया था इन चीज़ों पे। आज के लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है। हमने अभी तक जनरल फॉर्म डिस्कस नहीं किया, ढेर सारे फॉर्म तो डिस्कस कर दिए, बट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है और जनरल फॉर्म अगर हमको दिया है तो जनरल फॉर्म से हम डिफरेंट फॉर्म्स पे कैसे पहुंचे, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें से बस पहुंचना हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे है, इंटरसेप्ट फॉर्म पे है और नॉर्मल फॉर्म पे है। ठीक है, तो इन तीनों का डिस्कशन हम लोग आज फिर से करने वाले हैं। तो अगर आपने नॉर्मल फॉर्म वाली वीडियो, मतलब थ्योरी क्लास वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं थ्योरी वाली वीडियो। क्योंकि जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए आपको उन चीज़ों की नॉर्मल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म की थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके पहले उसको देख लो, उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहला टॉपिक आज का शुरू करते हैं। चलिए, जो कि हमारा पहला टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग पहला क्या देखने वाले हैं? जनरल फॉर्म। अब आज तो जनरल फॉर्म मैं बता भी चुका हूँ ऑलरेडी, और आप लोगों से में से कई जानते भी होंगे। जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है कि ए बी सी कैन नॉट बी 0। ए बी सी जो हो सकते हैं 0, मतलब ए और बी तो 0 नहीं ही हो सकते, सी 0 हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, 2 वेरिएबल x और y, यहाँ पर 2 वेरिएबल है। हम लोग, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म है। इसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना चाहें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो कैसे लेके जा सकते हैं? ये क्या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या होता था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखें तो क्या होता है? ax, इसको अगर देखें तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी लिख सकते हैं। बी वाई इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? माइनस ए बाई बी माइनस सी बाई बी। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में है, कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने पे क्या आता है? m इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी आ जा रहा है और c इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी आ रहा है। ध्यान देना, ये c और ये c अलग है। ठीक है, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में ये इंटरसेप्ट होता है। इसको मैं 1 मिनट के लिए आपके सुविधा के लिए मैं कैपिटल C ले लेता हूँ और यहाँ स्मॉल ही रखता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? कैपिटल C ले लेता हूँ और ये ए बी को भी कैपिटल ले लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बचे। तो यहाँ ये कैपिटल हो जाएगा, सारे सिम्बल्स यहाँ पे कैपिटल हो जाएंगे, तो ये सब कैपिटल हो जाएगा। बी हो गया, ए हो गया, ये कैपिटल सी है, ये एक्स माइनस ये कैपिटल सी है बड़ा। तो यहाँ ये स्मॉल सी जो होगा, जो स्मॉल सी होगा वो क्या, किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ कैपिटल सी बाई बी के इक्वल होगा। अगेन यहाँ भी, और ये। तो बस मैंने ये कन्फ्यूजन को हटाने के लिए बस ये किया, इसका कोई खास मतलब नहीं बनता है। बट हमारा क्या ये वैल्यू आया, तो मतलब कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में हमको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो उसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे स्लोप माइनस ए बाई बी होगा और जो इंटरसेप्ट होगा वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो माइनस सी बाई बी होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा हमने पहला क्या देखा? फर्स्ट नंबर पे देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरे नंबर पे हम क्या देख सकते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म।
इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, एक्स बाई स्मॉल ए प्लस वाई बाई स्मॉल बी इक्वल्स टू 1, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस लाइन को हमको उसमें चेंज करना है, ठीक है। तो कुछ मत कीजिए आप, ए एक्स है ये हमारा, हम कैपिटल फिर से ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी कर दिए, ठीक है, ये ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं, तो ए एक्स डिवाइडेड बाई माइनस सी प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्यों, यहाँ देखिए ये 1 है ना, तो ये 1 से हम लोग इसको इक्वेट कर रहे हैं, 1 लाना है हमको। अब ध्यान से देखिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम फॉर्मेट में है, फॉर्मेट चेक कर लीजिए। तो यहाँ जो x इंटरसेप्ट होगा स्मॉल a, उसका वैल्यू क्या माइनस सी वाई कैपिटल ए होगा, और जो b होगा, जो y इंटरसेप्ट होगा, उसका वैल्यू माइनस सी वाई कैपिटल b होगा, ठीक है। माइनस सी वाई कैपिटल b होगा y इंटरसेप्ट। यहाँ भी y इंटरसेप्ट की वैल्यू सेम आई थी, ये c क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट, यहाँ भी माइनस सी वाई b आई। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन हमने कैसे निकाला, ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 होता है, हमको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी, बस इसको रीराइट कर लिया। फिर क्या किया हमने कि ये माइनस सी हमको देखो 1 लाना है, हमको यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें 1 लाना होता है, तो 1 तो माइनस सी से डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ गया, और इधर क्या आ गया, बस इसको रीराइट कर लिया ऐसे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए वो एग्जैक्ट। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि इस माइनस साइन को यहाँ मैंने माइनस क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि यहाँ हमें प्लस साइन दे रखा है, ठीक है। तो प्लस साइन दे रखा है, तो हम कंपेयर करने के लिए भी साइन हमेशा वैसा ही सेम रखेंगे, नहीं तो कंपेरिजन नहीं हो पाएगा, इजी कंपेरिजन के लिए। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आती है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो मतलब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ उसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में भी चेंज कर पा रहे हैं, उसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी चेक कर पा रहे हैं। अब लास्ट फॉर्म हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म, कि इस जनरल फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करें, इस जनरल फॉर्म को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करें। तो अब हम लोग तीसरा फॉर्म देखने वाले हैं, क्या, नॉर्मल फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारा क्या होने वाला है, नॉर्मल फॉर्म। हम लोग जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो हमारा जनरल फॉर्म हमारा अभी के लिए क्या है, ए एक्स प्लस बी ऑफ वाई प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, और नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है, एक्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू पी होता है, ठीक है। मैं ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ, ये हमें पता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म को माइनस सी। अब ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरा मान लेते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन सेम है, क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जनरल इक्वेशन है, और ये बस इक्वेशन का फॉर्म बदलने से लाइन नहीं बदल जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोनों जब सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोएफिशिएंट्स के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये बात जान लीजिए। तो क्या कोएफिशिएंट्स के रेशियो मतलब क्या, मैं पहले जनरल को कंसिडर करूंगा, तो ए बाई कॉस ऑफ अल्फा जो इक्वल होंगे वो बी बाई साइन ऑफ अल्फा के इक्वल होंगे, और ये भी इक्वल होगा, माइनस सी बाई पी भी इक्वल होगा, ठीक है। जब दो सेम इक्वेशन हो, अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट के रेशियो इक्वल होते हैं, ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जिसको अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, हालांकि ये बेसिक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कॉस अल्फा की जो वैल्यू लिखेंगे, ये दोनों पेयर अगर हम कंसिडर करें तो हम कॉस अल्फा की वैल्यू लिख पाएंगे, और ये दोनों पेयर कंसिडर करेंगे तो साइन अल्फा की वैल्यू लिख पाएंगे। तो कॉस अल्फा की वैल्यू मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए पी बाई सी, और ये माइनस साइन आएगा। और यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू मैं क्या लिख पाऊंगा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या, बी पी बाई माइनस सी, तो मतलब माइनस बी ऑफ पी बाई सी, ठीक है, ये आएगा बिल्कुल। अब एक आइडेंटिटी मैंने कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू क्यों निकाली, क्यों, हमें एक आइडेंटिटी पता है क्या, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, 1 के इक्वल होता है। तो इसको स्क्वायर करा दीजिए, स्क्वायर करा दीजिए, क्या, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्यों, माइनस साइन स्क्वायर में हट जाएगा। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1,
अब ये ध्यान से देखिए, ये क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैं क्या किया, पी स्क्वायर कॉमन ले लिया भाई, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैं देखूँ तो क्या आता है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया। यहाँ से p की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, प्लस माइनस, ये सी स्क्वायर है तो c हो जाएगा, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये आई। p हम क्यों निकाल रहे हैं, क्यों, इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा ये जो इक्वेशन है इसमें हमको क्या दिक्कत कर रहा है, इसमें नहीं, हमको कॉस अल्फा को a में, कॉस अल्फा को हम ए के टर्म में लिखना चाहते हैं और साइन अल्फा को इस मतलब कॉस अल्फा और साइन अल्फा को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा जनरल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू ए पी बाई सी आई थी, तो पी की वैल्यू बस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा, यहाँ आप p की वैल्यू वो रख देते हैं तो ये माइनस माइनस और क्या प्लस माइनस रह जाएगा ऑलरेडी, ये माइनस साइन रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब माइनस होगा तो प्लस, जब प्लस होगा तो माइनस, तो ये प्लस माइनस जो था वो एज इट इज रह जाएगा। ये नीचे c है, ये c और वो c कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, और p की वैल्यू तो हम सब्स्टिट्यूट ही कर रहे थे, प्लस माइनस a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखिए, ये प्लस माइनस b डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जब आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन करना होता है ना, तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपको ये जनरल फॉर्म मान लीजिए दे दिया, ठीक है, आपको ये जनरल फॉर्म दे दिया, जैसे आपको मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए एक लाइन दे दिया, मैं यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं एक लाइन दे देता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 अब कोई बोले कि ठीक है चलो इसको इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो ये हमारा a हो गया, a यहाँ 3 हो गया, और b हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और हमारा p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू 5 आ गई नॉर्मल। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ अल्फा पहले निकाल लेंगे, सिंपल ये फार्मूला रख देंगे, मतलब प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 प्लस 9, तो 9 4 13, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 बाई अंडर रूट 13, और इस साइन अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, प्लस माइनस 3 बाई रूट 13। तो बस क्या करना है यार, 2 के जगह ये चीज़ को रख दीजिए, 2 के जगह इस चीज़ को रखेंगे, मतलब क्या 2 बाई अंडर रूट 13 एक्स प्लस 3 बाई रूट 13 वाई इक्वल्स टू सम वैल्यू होगा। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू इस केस में p होती थी, तो p की वैल्यू आप देखिए क्या, c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाता है, यहाँ p की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी, c, तो c क्या है वैल्यू यहाँ पे 5 बाई अंडर रूट 13 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ 5 बाई रूट 13 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रूट 13 से हमने बस केवल डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो रूट 13 से डिवाइड करने पे इक्वेशन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि रूट 13 से आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा हुआ नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कॉस अल्फा साइन अल्फा को निकाला। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है, अर्थ ये है कि हालांकि डिटेल में इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन ही होने वाला है जो कन्वर्जन के ऊपर। अभी 2 छोटे छोटे टॉपिक अभी और आने वाले हैं आपके सामने, जिसका एक का नाम है एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, और 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। तो वो दोनों टॉपिक अभी आगे आने वाले हैं बस इसी वीडियो में, लेकिन जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, एक बार मैं फिर से रिकैप्चुलेट करा देता हूँ आपको दोबारा से। हमें ये इक्वेशन पता था, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस से रीराइट किया, ये इक्वेशन हमारा नॉर्मल फॉर्म का होता है, ये आप जानते हैं, नहीं जानते मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है इसको, तो नहीं जानते हैं तो आप जाके पिछले वीडियो को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो 2 इक्वेशन अगर सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है, ये बेसिक कंडीशन है। उसके बाद क्या करेंगे, तो इक्वल हुआ तो हमने यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, मिल गया। ये बेसिक आइडेंटिटी हमको पता होती है, ये वाली आइडेंटिटी तो सबको पता होती है, ठीक है, बस उसका यूज किया और p की वैल्यू, यहाँ p की वैल्यू पे हम लोग पहुंच गए। अब p की वैल्यू यहाँ बस सब्स्टिट्यूट किया, हमें कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल ली।
क्यों? क्योंकि हमें p की वैल्यू पता नहीं होगी ना, हमें इस फॉर्म में इक्वेशन दिया, हमको p की वैल्यू पता नहीं है ना, तो p की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी ना जो दिया है उसके टर्म्स में। तो साइन अल्फा मिल गया, कॉस अल्फा मिल गया, p मिल गया, ठीक है। बस हम लोग अभी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिख पाएंगे, जनरल फॉर्म से एकदम आसानी से लिख पाएंगे आराम से। तो ये जो तीनों कन्वर्जन थे ये बहुत ही आसान थे, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करना है हमें बस रियल प्रॉब्लम में सीखना है। ये तो मैंने एक दे के समझाया एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने बस जस्ट आपके समझने के लिए। लेकिन ये जो है ये कन्वर्जन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कैसे जा रहे हैं। खास करके ये तीनों कन्वर्जन ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमको कैसे जाना है। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसका इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चले जाएं, एक दूसरे से मतलब एक कन्वर्जन एक इक्वेशन से दूसरे टाइप फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जाना आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है कि एक ऐसा लाइन रहेगा और एक पॉइंट रहेगा, इन दोनों के बीच की हम लोग परपेंडिकुलर दूरी निकाल के देखने वाले हैं कि ये जो दूरी आएगी ये क्या दूरी आएगी, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, ये कोई लाइन है, ये एल लाइन है, ये कोई पी पॉइंट है, कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो इस पॉइंट से इसकी दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग अभी निकाल के देखने वाले हैं, कैसे निकालेंगे उसको और वो क्या आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया, हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो एक लाइन आपको दिया रखा है और एक पॉइंट दिया रखा है, तो वो दो लाइन और पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस हमको निकालना है, वो डिस्टेंस कैसा डिस्टेंस निकालना है, हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मैं इसकी फोटो बना देता हूँ आपको, ये कुछ इस प्रकार है, इतना नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑरिजिन है, ठीक है। आप मान लो ये हमें लाइन दे रखा है, ये इन्फिनिटी एल तक जाएगा, ये लाइन एल है, ये हमें कुछ पॉइंट पी दे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है x1, y1, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो इससे हमें जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला, ये जो है हो गया, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन हमें दिया है। तो आप ये बताओ ध्यान से कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब भी मैंने जस्ट पढ़ा है इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे जाते हैं। तो ये जो होगा यहाँ पे क्या होगा, y तो 0 होगा कंफर्म। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट हमारा होता है माइनस सी बाई ए, अभी पढ़ाया था। x कोऑर्डिनेट तो हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, y क्या होगा माइनस सी बाई बी, ये अभी मैंने जस्ट पढ़ाया। y कोऑर्डिनेट कैसे, आप अभी तुरंत कन्वर्जन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस माइनस सी का डिवाइड लगा दो, आप हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये हमें इंटरसेप्ट मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये P है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं Q, इसको हम लोग मान लेते हैं R, ठीक है। तो अब एक बात बताइए आप, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग M मान लेते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा हमारा, यहाँ से कनेक्ट करना है हमें, ये जो एक ट्रायंगल बनेगा हमारा, ये ट्रायंगल हमारा बनेगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हम 1/2 इंटू बेस क्या क्यू आर इंटू हाइट पी एम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें पी एम ही तो चाहिए, तो पी एम का हम लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उसको किससे डिवाइड कर दो, क्यू आर से डिवाइड कर दो। अब हम यहाँ देखो क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू आर की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल है ना, इसमें माइनस इसमें, मतलब क्या कि इसका स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आने वाला है। इसमें से इसको करेंगे क्यू आर का, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो ये ए बी आ जाएगा, ठीक
ठीक है, इसको हम लोग एज इट इज अभी रहने देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव से लेना देना नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, रूट के बाहर है। ठीक है, ये हमारा क्यू आर आया है, क्यू आर आया इतना, इसको हम लोग यहाँ भी चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट स्टिल हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम एक और तरीके से जानते हैं। क्या, एक फार्मूला पढ़े थे 10th क्लास में, 1/2 x1 क्या था, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। तो हम लोग इसको कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 प्लस c/b फिर x2, यहाँ x2 आएगा, तो x1 हमने कंसीडर किया था इसको, तो x2 किसको कंसीडर करते हैं, c/a को, इसको माइनस c/a को कंसीडर किया, x2 माइनस c/a, x2 में क्या आता था y3 माइनस y1, तो y3 क्या होगा माइनस c/b माइनस y1। ठीक है, अब क्या आता था प्लस लास्ट वाला टर्म क्या, x3 का टर्म क्या होता था 0, तो 0 इंटू जो भी रहे वो 0 ही हो जाएगा, हमको इंटू के लिखने का मतलब ही नहीं, आगे 0 आ गया तो बाहर कुछ भी लिखो। तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2 ये x1 c/b प्लस, यहाँ ध्यान से देखो ये c² a भी यहाँ भी आ गया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा c/a y1 और प्लस c²/ab। ठीक है, ये चीज हम लोग क्या करेंगे यहाँ, तो 2 टाइम्स एरिया निकालेंगे, तो ये 2 टाइम्स एरिया जो है यहाँ 2 टाइम्स एरिया, तो 2 टाइम्स एरिया का वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ। ये वाला जो हमारा इक्वेशन आया है, ये वाला जो इक्वेशन आया है, इसमें हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा जो पीएम की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पीएम की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पीएम की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ x1 c/b प्लस y1 c/a प्लस c²/ab। ठीक है, और डिवाइडेड बाई किससे, इससे c/ab अंडर रूट a² प्लस b²। तो अब आप ध्यान से देखो, तो हम लोग अब बस सिंप्लीफाई करना है, तो इस pm को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको हम लोग इन दोनों को हम लोग अगर ये करें तो इन दोनों को करें तो क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। क्या है हमारा x1 c/b प्लस y1 c/a इक्वल्स प्लस c²/ab। ठीक है, तो x1 c/b इसका क्या मतलब है, x1 c/b, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b प्लस, हमें 2 ही टर्म देखना है y1 c/a। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, अगर मैं c को कॉमन ले लूँ तो ये x1/b प्लस y1/a। ठीक है, तो ये c कॉमन है, तो क्या हमारा ax1 प्लस by1/ab ये आया, ये टर्म। ठीक है, ये टर्म आया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं c/ab मॉड्यूलस साइन के साथ x1, इस अंदर में ax1 प्लस by1 प्लस c। ध्यान से देखो, ये c² था, तो यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले लिए c/ab। अब ध्यान से देखो c/ab आ गया अंडर रूट a² प्लस b² के साथ, हमारे pm आ गया। अब ध्यान से देखो आप, ये c/ab और ये c/ab कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मॉड्यूलस ऐसे है और ये मॉड्यूलस अलग है, तो ये c/ab तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये आपको पता ही, ये c/ab कैंसिल हो गया। तो जो हमारा जो लास्ट फार्मूला आया हमारा pm, वो क्या आया, मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फाइनल। डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट फाइनल रिजल्ट आई हैव रिटन हेयर, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट a² प्लस b²। याद कैसे रखना है, चलो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, आपने बोल दिया, ठीक है, डेरिवेशन भूल गए, चलो कोई बात नहीं, बट मैंने डिराइव करके क्यों दिखाया है, इसके पीछे एक रीजन है। क्यों, आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। एरिया का कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे,
हमने कैसे सब्स्टिट्यूशन और मैनिपुलेशन किया अपने अकॉर्डिंग लाने के लिए, याद कैसे रखे। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, याद कैसे रखे इस फार्मूला को। फार्मूला लाना तो बड़ी बात नहीं है, याद रखने का तरीका कुछ नहीं है। इक्वेशन हमारा क्या था, हमारा इक्वेशन क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी। आप में देखो ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो समझो, आपको इक्वेशन याद रखना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है। कभी भी एक पॉइंट से एक लाइन की जो दूरी है वो हम लोग इधर उधर की दूरी तो नहीं निकालेंगे। दूरी मतलब क्या, सबसे छोटी दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करो कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से हमको दूरी निकालनी है वो पॉइंट को हम इक्वेशन में रख दिए हैं। ध्यान से देखो, उसी पॉइंट को इक्वेशन में रख दिए हैं। हमको निगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करना, इसीलिए हमने मॉड लगाया, क्योंकि निगेटिव वैल्यू से हमको डिस्टेंस में मतलब नहीं होता है। हमने क्या किया, मॉड लगाया है। तो क्या करो कि जो इक्वेशन है बस उसमें क्या करो, इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x प्लस वी वाई प्लस सी के फॉर्म में। ये तो आता है, ये तो बेसिक है, ये लिख सकते हो। उसमें क्या करो कि x के जगह जो और y के जगह जो पॉइंट दे रखा है 2,3 सपोज दे रखा है, तो 2,3 सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल। और क्या करो कि जो ये कोएफिशिएंट्स है ना a और b, इसी का स्क्वायर करके रूट लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं। आप ध्यान से देखो क्या करना है आपको, पहले आपको जो इक्वेशन दे रखा है उसमें वो पॉइंट को पुट करोगे, मॉड्यूलस लोगे और डिवाइड किससे करोगे, अंडर रूट कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। मतलब यहाँ पे इस केस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल इसमें देना चाहूँ तो लाइन मान लीजिए आपको, फिर से मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पॉइंट दे रखा है क्या 3,5। ठीक है, 3,5 दे रखा है, या आप 3,4 कह लो, ये ज़्यादा इसका रूट निकल जाएगा ना, इसलिए मैंने 3,4 लिया। अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे डिस्टेंस निकालना है। तो d डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 रख दो यहाँ, 2 इंटू 3 प्लस यहाँ 4 रख दो, 3 इंटू 4 प्लस 5, इसका मॉड डिवाइड, माइनस में भी पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ माइनस साइन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। जो फाइनल रिजल्ट करके आएगा ना हम उसको मॉड लेके मतलब मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 और 4 13। ठीक है, रूट में 13 जाए कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 13 आ गया। और ये क्या आ गया, 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 6 18, 23, 6 प्लस 12, 12 प्लस 6 18 प्लस 5 23। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया 23/√13, एकदम आसान। आगे हम लोग और डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पे देखेंगे, बट मैं एक बेसिक एग्जांपल दिया जिससे आपको ये उदाहरण दिया जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया, मैं पूरे को रिवाइज कराता हूँ, कुछ नहीं, बस एरिया निकाला, एरिया का कॉन्सेप्ट यूज किया। और ये जो बस ये एरिया का जो 2 टाइम्स था ना, इसको सब्स्टिट्यूट करना था, हमने 10th में फार्मूला पढ़े उसके अकॉर्डिंग। और क्यूआर का डिस्टेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसे ही निकाल लोगे आप। ठीक है, बस उसको सब्स्टिट्यूट किया, वापस हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, आ गया हमारा रिजल्ट। तो ये था हमारा कि एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी जो होती है वो कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला हमारा फाइनल रिजल्ट आया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है। अब अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है कि 2 पैरेलल रेखा है, मैंने बताया था पैरेलल लाइन, उनका कंडीशन क्या बताया था, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो 2 पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हम क्या बताए थे, कांस्टेंट रहती है। पैरेलल लाइन कहीं भी रहेगी, जैसे ये पैरेलल लाइन है तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो हमेशा कांस्टेंट, कहीं भी नाप लो इक्वल। तो ये जो दूरी है सर, ये दूरी है कितनी, ये निकालना है। अब 2 पैरेलल लाइन दे रखा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका भी यूज कर लेंगे, लेकिन क्या कर लेंगे कि हम लोग आसानी से ही पैरेलल लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और इस पॉइंट से दूरी निकाल देंगे, यही हमारा होगा। तो आइए हम अभी डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं, 2 पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, 2 समानांतर रेखा के बीच की दूरी। 2 समानांतर रेखा पहले मैं खींच लेता हूँ, कैसी होगी रेखा भाई, ठीक है, कुछ और मत समझना, रेखा मतलब लाइन और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन। ठीक है, पैरेलल नहीं भी दिख रही तो भी मान लो L1 L2। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों के बीच की जो है हम लोग पैरेलल दूरी देखेंगे। यहाँ आप देख लो, ये 90 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 और L2 के बीच की दूरी,
ये दूरी आप कहीं भी नाप लो इक्वल ही आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो पैरेलल लाइन का कंडीशन है, ये तो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखने वाले ये एक पॉइंट है, हम लोग पहले L1 का जो इक्वेशन है उसको मान लेते हैं। ये 3 इक्वल टू का मतलब होता है, ऐसे ही हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। L1 इसका इक्वेशन हम क्या बता रहे हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स वन प्लस c1, x1 नहीं mx प्लस c1, और y इक्वल्स टू ये L2 का इक्वेशन हम बता रहे हैं mx प्लस c2। ये दोनों में m लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल लाइन स्लोप सेम होगा, ये आप लोग को भी पता है। तो ये हम L1 लाइन है, L1 लाइन यहाँ पे क्या होगा, ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ, चलो यूज। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि x जो हो रहा होगा और y 0 हो जा रहा होगा, केवल x कोऑर्डिनेट रहेगा ना यहाँ पे, y 0, तो y 0 करो पहले लाइन में, L1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले लाइन में y 0 करने पे क्या हमको x मिल रहा है, x क्या मिल रहा है, माइनस c1/m मिला। y को 0 रखो तो ये माइनस c1 और m से डिवाइड कर दिया, तो x इक्वल टू माइनस c1/m मिल रहा है, ठीक है। सिंपल, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं। अब हमने अभी जस्ट अभी पढ़ा था, ये डिस्टेंस को अगर मैं d मान लूँ, ये डिस्टेंस को अगर मैं d मान लूँ, ये डिस्टेंस को अगर मैं d कह दूँ, तो हमने क्या पढ़ा था, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की दूरी डिस्टेंस क्या पढ़ा था, मॉड्यूलस ले लेते हैं पहले और डिवाइड किससे करते हैं, ये जो सेकंड लाइन है ना, सेकंड लाइन का क्या हमने पढ़ा था, इससे हमने पढ़ा था सेकंड लाइन के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट्स क्या थे, mx माइनस mx प्लस y इक्वल्स टू c2 पढ़ लिया, ठीक है। तो कोएफिशिएंट से केवल लेना देना है, तो हम अंडर रूट क्या करेंगे, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 प्लस m स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। यहाँ क्या है, इस लाइन में हम लोग को क्या पुट करेंगे, ये पॉइंट, तो y तो 0 हो जाएगा और m तो माइनस m इंटू, हमें क्या करना है, लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं एक स्टेप और माइनस mx प्लस y माइनस c2 इक्वल्स टू 0 लिख दिया, ठीक है। तो माइनस m इंटू माइनस c1/m, ये हमारा ये पॉइंट आया, y तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस मैं फिर भी लिख देता हूँ 0 इंटू 1 प्लस y का कोएफिशिएंट 1 हो गया, 0.0, और ये प्लस नहीं माइनस c2, ये हमारा मॉड्यूलस हो गया। तो ये हमारा d की वैल्यू क्या आ गई, ये तो खत्म हो गया, माइनस प्लस, तो c1 माइनस c2 मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। जब इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यूज दिस फार्मूला। और अगर हमें ax1, अगर ऐसा लाइन है a1 ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा लाइन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे वहाँ पे फार्मूला, d इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर लाइन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो सीधा ये फार्मूला यूज कर लो, लाइन अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो ये वाला यूज कर लो, दोनों केस में बता दिया। इसका डेरिवेशन आप पूछोगे तो यहीं से आता है, m की वैल्यू यहाँ भी एक a/b का टर्म आएगा, m की वैल्यू भी करोगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, इसको आसानी से इस फॉर्म में, यहाँ पर देखो ax प्लस by है, ax प्लस by है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दोनों अलग क्यों नहीं अलग है, कोएफिशिएंट सेम रहेगा ना। जब भी स्लोप इक्वल, हम पैरेलल लाइन की बात करें तो स्लोप इक्वल करने के लिए कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y सेम रखना पड़ेगा। तो ये फार्मूला हम लोग उस केस में क्या, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों फार्मूला ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी भी फॉर्म में 1 प्लस स्लोप से, यहाँ पे स्लोप रखेंगे 1 प्लस स्लोप का स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे कि जो कोएफिशिएंट है उसका, क्योंकि अल्टीमेटली हम कर क्या कर रहे हैं कि पहले लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं दूसरे लाइन का। क्यों, क्योंकि हमारा वही डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आज के वीडियो में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट को समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो, या आप कमेंट कर सकते हो, अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं उस पर एक्स्ट्रा वीडियो दे सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में प्रॉब्लम्स के साथ। इन सारे टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स लेंगे और उसके बाद हम लोग कंक्लूजन करेंगे इस चैप्टर स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।